नमस्कार। व्याकरण के सभी अंगों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण आदि सभी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक अगर मजबूत होने से क्या होता है कि आप आगे भी जो ग्रामर का हम लोग कोई पोर्शन को पढ़ते हैं, व्याकरण के किसी पोर्शन को पढ़ते हैं, तो हम उसके लय में चलते चले जाते हैं और हमें सब कुछ समझ आता चला जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा आप तो सभी जानते ही होंगे कि संज्ञा अर्थात नाम। ठीक है। तो इससे पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। विकार उत्पन्न होने का अर्थ होता है जो किसी दूसरे मात्रा लगने से या किसी दूसरे शब्दांश के मिलने से उसका रूप बदल जाता है, यानी वो उसका टूटना फूटना जुड़ना ये सब लगा रहता है। तो उसे कहते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द की परिभाषा है ऐसे शब्द जो लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित होकर अपना रूप बदले, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। इसमें चार ही आते हैं व्याकरण में, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों ही विकारी शब्द हैं जिनमें विकार उत्पन्न होता है। किससे इफेक्टेड होते हैं ये इफेक्टेड होते हैं लिंग, वचन तथा काल यानी समय से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। हमारा आज तो टॉपिक संज्ञा है। तो संज्ञा पर अगर हम देखें, जैसे लड़का, लड़का क्या है? लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। तो अब ये जातिवाचक जो संज्ञा है, इस ये लड़का, लड़का का रूप बदल जाता है। अगर लिंग के रूप में कहें तो लड़की, अगर वचन के रूप में कहें तो लड़का से लड़के या लड़कों। ठीक है। तो इसका रूप लिंग, वचन और काल के दृष्टि से बदल जाता है। तो जब ये बदल जाता है इसका मतलब कि ये विकारी शब्द हुआ। ठीक है। अगला आते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? हमारा मेन टॉपिक। संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो संज्ञा की परिभाषा है संज्ञा उन विकारी शब्दों को कहते हैं। विकारी शब्द अभी हमने पढ़ा। तो संज्ञा उन विकारी शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। नाम का, नाम को आप लोग विशेष रूप से समझिएगा। नाम का बोध होता है, ये रहा नाम, नाम का बोध होता है। अर्थात किसी प्राणी, प्राणी में हम लोग भी आते हैं यानी इंसान भी आते हैं, लड़का लड़की सब कोई। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम पर विशेष आप जोर दीजिए क्योंकि संज्ञा अर्थात नाम। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। हम आगे इन पांचों भेदों के बारे में, इनकी परिभाषाएं, इनके उदाहरण, इनके बीच अगर कोई अंतर होता है या इनके बीच अगर कोई समानता होती है जहां हम थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं, तो उसके अंतर को भी माइन्यूटली हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात आप समझ ही गए होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जहां पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान के बारे में बतलाया जाए। पर्टिकुलर, प्रॉपर। ओके। प्रॉपर जिसको मतलब आप जिसका नाम लिया जाए आपकी उसकी छवि आपके मन मस्तिष्क में आ जाती है। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। विशेष, ध्यान रखिएगा, इस विशेष पर जोर दिया जाए। ठीक है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये जो अभी पीपीटी से मैं जो पढ़ा रहा हूं, ये पीपीटी जो है मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अटैचमेंट में आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है? जैसे अगर व्यक्तियों का नाम ले, संज्ञा संध्या, धर्मेश, सुरेश, सचिन, आपका जो नाम है वो, और मेरा नाम जो है वो। ठीक है, वस्तु का नाम, गीता एक किताब का नाम है। ठीक है, ये ग्रंथ है हमारी। रामायण, कमला निवास, निवास एक घर का नाम है, ऑल्टो एक गाड़ी का नाम है। स्थान के नाम पे आते हैं तो कच्छ, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, भारत, ये सब आप जगह स्थान का नाम, जो पर्टिकुलर एक नाम लेने से वही आपके मन मस्तिष्क में जिसकी छवि आती है तो वह प्रॉपर नाउन है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशाओं के नाम, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। नदियों के नाम, जो भी नाम है, आप समझ गए हैं कि जो भी नाम हो और पर्टिकुलर प्रॉपर जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बोध कराए, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, विकास फुटबॉल खेलता है, कमला निवास मेरे घर का नाम है, गुजरात भारत के पश्चिम में स्थित है, उत्तर में हिमालय है, तो यहाँ उत्तर एक दिशा का नाम है, हिमालय एक पर्वत का नाम है। ठीक है, गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यह नदी भी एक संज्ञा है, लेकिन यह जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि गंगा मतलब सिर्फ उसी नदी के बारे में बात कर रहे हैं प्रॉपर, लेकिन नदी मतलब दुनिया की सारी नदियों के बारे में। नदी एक श्रेणी का नाम है, जाति का नाम है। ठीक है, तो यहाँ गंगा और नदी दोनों ही संज्ञा है, लेकिन गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नदी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरे पर आते हैं, तो दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, यानी कॉमन नाउन। कॉमन आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, यानी एक ही शब्द जो कॉमनली सभी के लिए यूज होता है, यानी उस कोटि के लिए, उस श्रेणी के लिए यूज किया जाए। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है? जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों, यानी एक निश्चित जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं, यानी प्राणी हो या वस्तु हो, ठीक है, का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है, बच्चा, नदी, अध्यापक, बाजार, पहाड़, खिड़की आदि। ये खिड़की कहने का मतलब होता है कि आपके घर की सारी खिड़कियों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी खिड़की के बारे में बोलना हो तो हम लोग उसे इंगित करते हैं कि गेस्ट रूम में जो उत्तर दिशा में खिड़की है, छोटी सी पीले रंग की, उस खिड़की के बारे में, तो यहाँ पर प्रॉपर वो हुआ। लेकिन जब खिड़की बोले तो खिड़की मतलब आपके दिमाग में जो खिड़की बना वो, और मेरे दिमाग में जो खिड़की बना वो, यानी उस खिड़की की सारी श्रेणियों के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। लड़का, लड़का कहने से समस्त लड़कों का बोध होता है। वस्तु, वस्तु का मतलब यह हुआ कि वस्तु का मतलब दुनिया के सारी वस्तु। ठीक है, अब वस्तु में अलग अलग, आप जब प्रॉपरली किसी वस्तु का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगा। ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा नदी, तो नदी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गंगा, यमुना, सरस्वती ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यह नदी जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य कहने से संसार की सभी मनुष्य जाति का बोध होता है, यानी सुन, जो आप सुन रहे हैं वो भी, और मैं वक्ता के रूप में बोल रहा हूं वो भी। ठीक है, इसमें कुछ और ही उदाहरण है, ये उदाहरण को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देखें, बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, खिलौनों, बच्चों, ये दोनों ही जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, पक्षी भी जातिवाचक संज्ञा है। अगर पक्षियों में मैं कोयल, कबूतर कहूं तो वो, कबूतर भी देखें, कबूतर का अगर कोई प्रॉपर नाम होता है तो ही वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नहीं तो वह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, हिरण, ये हिरण क्या है? हिरण यानी सभी हिरण। अगर कोई आपने हिरण को पाला है, देखा है, उसका प्यार से नाम रखा है, जैसे महादेवी वर्मा ने अपने हिरण का नाम रखा था सोना, तो सोना उस प्रॉपर, यानी उस पर्टिकुलर उसी हिरण के बारे में कहा जा रहा है, तो वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन हिरण कहूं तो आपके दिमाग में अलग हिरण का छवि बनेगा, मेरे दिमाग में
अलग हिरण की छवि बनेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हिरण एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट आए, तीसरा है भाववाचक संज्ञा अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है। ठीक है, यानी उस पर्टिकुलर अवस्था के नाम को, भाव को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, साहस, वीरता आदि। ये जो शब्द अभी मैंने कहे, यह अवस्था या क्रिया के व्यापार यानी उसके विधि व्यवस्था के बारे में बोध करा रहे हैं, तो यहां पर यह भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा को हम लोग बदलते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे उत्साह सभी में होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति उत्साहित है तो उत्साहित क्या हुआ? विशेषण। लेकिन उत्साह क्या है? मन का एक भाव है। ठीक है, वह व्यक्ति ईमानदार है तो ईमानदार उसकी विशेषण है यानी विशेषता है। लेकिन जब उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो कहेंगे ईमानदारी, यानी ईमानदारी उसके गुण का बोध कराता है। ठीक है, उसी तरह बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब बचपन कह दें तो यह एक अवस्था है, यानी जीवन की एक अवस्था का बोध कराता है। ठीक है, तो जब आप देखें कि गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का जहां बोध हो वहां भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, अब नोट में हम ये देख लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा जो है, ये इसका निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम एवं अन्य यानी अव्यय शब्दों से भी होता है। अव्यय शब्द क्या होते हैं वो आगे चलकर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में अभी हमने पढ़ा, लेकिन उसको अगर पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसे और भी हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब अभी मैंने कहा कि भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा हम देखते हैं कि कैसे निर्माण करेंगे, तो जातिवाचक संज्ञा से कैसे बदलेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा अभी हमने पढ़ा, इसकी बेसिक जो जानकारी हमने अभी हासिल की कि किसी वस्तु, स्थान या किसी प्राणी के पूरे श्रेणी का जो बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं। तो पशु मतलब सारे पशु, पात्र मतलब सारे, मतलब वो एलिजिबिलिटी। ठीक है, बच्चा, नारी, मनुष्य, ये जातिवाचक संज्ञा है। अब उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? तो उसमें ता लगाते हैं। देखिए यहां पर है आपका कि अंत में हम लोग पन, ठीक है, पन लगाएंगे, त्वम लगाएंगे। इसका उपयोग करके हम लोग, तो भी लगता है, ता भी लगता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ठीक है, तो पशु से पशुता, बच्चा से बचपन, पन लगा दिए, है ना। नारी, नारीत्व, यहाँ त्व लगाए। ठीक है, मनुष्य, वहां मनुष्य से मनुष्यता, यहाँ ता लगाए। ठीक है, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा था, लेकिन यहां पर उसे हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। तो एक, ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। खट्टा, ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। तो हम ये विशेषण के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसे विशेष इसे इस पर स्पेशल जो है विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा, इसमें भी देखिए त्व, पन, ठीक है, ता इत्यादि लगाकर बनता है और कुछ कुछ अपवाद भी होते हैं। तो विशेषण में देखें, एक, खट्टा, मोटा, पागल, पतला, लाल, बूढ़ा, सीधा। ठीक है, ये विशेषण है, विशेषण के शब्द हैं। उससे भाववाचक संज्ञा, एक, एकत्व, खट्टा, खटाई या खट्टापन, मोटा, मोटापा, पागल, पागलपन, पतला, पतलापन, लाल, लालिमा, बूढ़ा, बुढ़ापा, सीधा, सीधापन। ठीक है,
तो ये इसमें हम कुछ प्रत्यय लगाकर त्व, पन, ठीक है, पा, ता, ये प्रत्यय लगाकर विशेषण से हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा बनाया। ठीक, अगला देखते हैं क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो क्रिया यानी काम करने के, जो शब्द काम करने का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया में क्या है, खोजना, पीटना, बुलाना, कूदना, दौड़ना, लिखना, खेलना, खाना पीना, ये सब क्रिया है। लेकिन जब भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो खोजना का खोज, पीटना का पिटाई, बुलाना का बुलावा, कूदना का कूद, दौड़ना का दौड़, लिखना का लिखाई, खेलना का खेल, खाना पीना का खान पान। क्लियर? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला देखते हैं क्रिया विशेषण। ये विशेषण अलग होता है, क्रिया अलग होता है और क्रिया विशेषण अलग होता है। ठीक है, तो विशेषण मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बदलाए। क्रिया यानी वह शब्द जो काम करने का बोध कराए। और क्रिया विशेषण का मतलब होता है कि क्रिया यानी काम करने का जो बोध करवाने वाला शब्द है, उस शब्द के साथ अगर कोई विशेषण लगा रहता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बदलाने वाले शब्द विशेषण, लेकिन क्रिया की विशेषता बदलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण। ठीक है, और एक और है, जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। अगला आते हैं क्रिया विशेषण। जैसे मंद, वह मंद गति से चलता है, यानी चलना एक क्रिया है। चलने की विशेषता क्या है, मंद, तो ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो मंद, मंदी, दूर, दूरी, वह बहुत दूर चला गया, चला गया, उसकी विशेषता क्या, दूर चला गया। क्लियर? तो यहाँ दूर क्या है, क्रिया विशेषण। तो दूर से दूरी, तीव्र, तीव्रता, शीघ्र, शीघ्रता, बहुत, बहुतायत, वह बहुत तेज गिरा। ठीक है, सेंसेक्स बहुत तेज गिरा, गिरने का क्या विशेषता है, बहुत, तो यह बहुत क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो बहुत से बहुतायत, अधिक, अधिकता, कम, कमी, सुंदर, सुंदरता। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो अव्यय क्या है, ये नाम से ही स्पष्ट है। अव्यय, व्यय मतलब खर्च होना, टूटना फूटना। अव्यय मतलब जहां वो किसी भी लिंग वगैरह, लिंग वचन में जहां वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग वचन काल की दृष्टि से वो एक समान बना रहता है, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम उसको अव्यय से हम लोग भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। तो समीप, सामीप्य, शाबाश, शाबाशी, वाह वाह, वाह वाही, धिक, धिक्कार, नित्य, नित्यता, निकट, निकटता, नीचे, निचाई, ऊपर, ऊपरी। ठीक है, इसके रूप और कुछ अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला आते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम तो जानते ही हैं कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो अब सर्वनाम में देखिए क्या है, अपना, मम, मम मतलब मेरा, सर्व सभी का, आप, अहम, अहम का भी मतलब मेरा ही होता है, निज मतलब अपना ही होता है, पराया मतलब दूसरों का, स्व यानी अपना। तो इन सब सर्वनामों को भाववाचक अगर बनाना चाहें तो वैसे बनाएंगे, अपनापन, मम से ममता, सर्व से सर्वस्व, आप से आपा, अहम से अहंकार, निज से निजता, अपराया, पराया से परायापन, स्व का स्वत्व। क्लियर? या स्वयं भी हो सकता है। अगला आते हैं, तो अब तीसरे संज्ञा पर आते हैं। तो तीसरा संज्ञा में क्या, सॉरी चौथा संज्ञा में क्या है, समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के, वस्तु मतलब सिर्फ या वस्तुओं नहीं, वस्तु का मतलब प्राणी और अप्राणी दोनों। ठीक है, तो जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह का या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा है कहते हैं। अब इसका अर्थ यह हुआ कि आपको कोई शब्द दिए तो शब्द आपके दिमाग में आने से ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि वह
उस शब्द में कोई एक शामिल नहीं है, उसमें बहुत शामिल है, बहुत कुछ। जैसे व्यक्तियों का समूह देखा जाए, मैंने कहा जनता, तो जनता मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, जनता का मतलब पूरी जनता, पब्लिक। सभा, सभा एक आदमी से नहीं बनती, ठीक है। दर्शक, दर्शक जो होते हैं एक आदमी नहीं होता, दर्शक जो है, दर्शक आए हैं फील्ड में, फुटबॉल देख रहे हैं, तो दर्शक का मतलब बहुत, ठीक है। मंडली, दल, परिवार, दल का मतलब टीम, टीम में बहुत सदस्य होते हैं। परिवार, एक आदमी से परिवार नहीं बनता। समिति, कक्षा, कक्षा में बहुत बच्चे होते हैं। सेना, सेना में एक ही सोल्जर नहीं होता, सोल्जर्स होते हैं। संघ, मेला, मेला एक आदमी से नहीं चलता, मेला एक भीड़ से चलती है। टोली आदि ये व्यक्तियों का समूह हुआ। वस्तुओं का समूह में आते हैं, तो गुच्छा, दर्जन, दर्जन कहने से ही दिमाग में आ गया 12 का समाहार है, 12 का समूह है, ठीक है। गुलदस्ता कहने का मतलब समझ में आ गया, ये फूलों का एक गुच्छा होगा, यानी एक फूल नहीं होगा, बहुत सारे फूल होंगे, ठीक है। एजेंडा, एजेंडा जो हम लोग कभी मीटिंग के आगे हम लोग एजेंडा तैयार करते हैं, जिसे हिंदी में कार्यसूची कहते हैं। तो कार्यसूची में, सूची में एक ही आइटम नहीं होता, उसमें बहुत सारे पार्टिकुलर्स होते हैं। पशुओं का झुंड होता है, झुंड बोल देंगे, अरे झुंड आ रहा था पशु का, मतलब एक पशु नहीं होगा, बहुत सारे पशु होंगे। यानी कि वह शब्द जो एक समुदाय का, एक समूह का बोध कराए, वह समूहवाचक संज्ञा है, कलेक्टिव नाउन है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें पर आते हैं। तो पांचवा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं कि मैटेरियल नाउन। बहुत कोई थोड़ा इस चीज को समझने में भी दिक्कत करते हैं कि द्रव्यवाचक का मतलब, द्रव्य का मतलब तो सिर्फ लिक्विड ही हुआ, है ना। तो यहां ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे ठोस हो, तरल हो, धातु हो, अधातु हो, पदार्थ हो, द्रव्य हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही चीज है कि उसे मापा या तौला जा सकता है। जहां मापा और तौला जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? जैसे पानी, दूध, घी, सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, इसे मापा जाता है। धान, दाल, आटा, मक्का, चावल, इसे तौला जाता है, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि चावल बोलने का मतलब दुनिया का सभी प्रकार का चावल? हाँ, हो सकता है, चावल द्रव्यवाचक संज्ञा हो सकता है। और ये द्रव्य जो है, एक्चुअली ये द्रव्य है। अगर वो पर्टिकुलर कोई सामान होता, ठीक है, जैसे देखिए अब मैंने कहा दाल, तो दाल का एक दाना की बात नहीं कर रहा हूं। आटा, आटा के एक कण की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब ढेर है, ढेर। अब यहाँ बहुत कोई, एक बच्चे ने सवाल किया था कि चावल भी तो जातिवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि चावल का मतलब बहुत सारे चावल होते हैं, अलग अलग कंपनियों के चावल होते हैं, कहना ठीक है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में वो गिना जा सकता है, लेकिन चावल को आप गिनते नहीं है, उसे मापते या तौलते हैं। तो जहां मापा और तौला जाए, गिना न जाए, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। अगर आपको स्पष्ट हो गया हो तो सही है, ठीक है, कि उस बच्चे की तरह गलती न करें कि चावल, दुनिया का सारा चावल। अब आटा बोले तो बहुत सारी कंपनियों का आटा है, तो क्या ये जातिवाचक होगा? नहीं, जातिवाचक नहीं होगा, क्योंकि इसे मापा तौला जा सकता है, तो यह द्रव्यवाचक है। और जिसे गिना जा सकता है और वो किसी, कॉमनली किसी जाति का बोध कराता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में लाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब ये यहां पर एक और है सवाल कि इसको तो गिना जा सकता है, इसे भी गिना जा सकता है, ठीक है। तो कुछ कुछ अपवाद होते हैं जो कि गिनने में भी आते हैं और उसे तौला भी जाता है। लेकिन जहां एकदम माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की बात आती है, तो जहां पर आपको तौलने और मापने वाली कोई बात आ जाए, उसे आप सीधा द्रव्यवाचक संज्ञा में ले आइएगा। क्लियर है? द्रव्यवाचक संज्ञा में ही लाना है। क्लियर? संज्ञा आपको अभी स्पष्ट हो गया होगा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद क्या हैं, उन भेदों के उदाहरण क्या हैं, इसके बारे में हमने जाना। और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, ठीक है, संज्ञा के बारे में। और हम सभी को हिंदी व्याकरण की जो बेसिक जानकारी होती है वो होनी चाहिए, तभी आप आगे के कोर्स को अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे। तो आज हमने संज्ञा अभी कंप्लीट किया। कुछ क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम व्याकरण के हर पहलुओं पर चर्चा करेंगे और
बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। ठीक है, और अगर कुछ समझ में ना आया हो या फिर कुछ कंफ्यूजन ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं और पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। पढ़ने वाले बच्चे ही कंफ्यूज होते हैं। तो अगर कुछ कंफ्यूजन वाली बात है या लगता है कि और इससे थोड़ा समझने की आवश्यकता है, तो आप कमेंट करिएगा, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। हो सकता है कि अगले वीडियो में भी और आपको कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लें।